ऊपर ऊपर से चला जा रहा है। आप जब पढ़ा रहे तो ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है ये समझ आ गया, लेकिन बाद में खुद समझ रहे तो फिर ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़ाया था भूल गए अब। नहीं, आप लोग पता है क्या करो, मैं आप लोगों को ना, मैं याद नहीं रहा मुझे, मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दे दूंगी। नेक्स्ट सैटरडे में दे दूंगी आप लोगों को एक फ्लो चार्ट ग्लैंड्स वाला। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको पता होगा कि किसका क्या क्या है। तो फ्लो चार्ट जो होता है ना, उससे पढ़ना इजी हो जाता है। हाँ मैम, क्योंकि लास्ट टाइम भी ना ऐसे ही हुआ था जब वो क्लास ली थी ना मैम ने, तो उसमें मैम ने बस उस टाइम पे तो खैर ग्लाइंस ग्लाइंस पढ़ाए थे और उनके बस क्या क्या वर्क होते हैं। अभी तो हम डीपली पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा अभी हो रहा है। वही वही। जी मैम। कोई बात नहीं, वो तो थोड़े दिनों में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों को कल का। कल का थोड़ा हम्म। टफ भी पड़ जाता है, ग्लैंड जो है ना वो काफी थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, डिफिकल्ट। जी मैम। हम्म। हाँ, मेजर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हम लोगों ने देखी थी। जो मेजर हमारी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं वो हमें याद हो गया होगा एटलीस्ट। हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये मेन हमारी ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीशंस करती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। सबसे पहले हमने देखा था हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में हमने देखा था कि वो ब्रेन में होती है। ब्रेन के पास जो उसकी बेस है वहां पे होती है। ऊपर उसके थैलेमस ग्लैंड होती है, नीचे उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। दैट्स इट। ठीक है, कनेक्टेड इट बाय, मतलब वो आपस में थोड़ा बहुत उनका कनेक्शन है। बस उनका आप लोकेशन सिर्फ इतना याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका ये पूरा आपका जो है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। इसके यहाँ पे जो है एक प्रोपोर्शन आ रहा है, यहाँ पे थैलेमस है और यहाँ पे नीचे जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, दैट इज, ये पूरा तीनों लाइन से कनेक्टेड है। इनका जो नर्वस सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से ये कनेक्ट कैसे करते हैं, हमें जैसे कि कोई भी सिग्नल मिला, किसी ने हमें बाइट किया किसी इंसेक्ट ने, या हमें कोई चीज चुभी या हम जले, तो वो रिसेप्टर्स के थ्रू वो पूरा हमारे पास आएगा सिग्नल और उसके बाद वो हार्मोन रिलीज करेगा। तो दिस इज द वे जैसे हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है, इसी वे में करेगा। ठीक है, ताकि वो वहां से सिग्नल्स मिले, उसकी बेसिस पे वो हार्मोन्स को रिलीज करे। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, होती तो वो पी साइज की है, बहुत छोटी सी ग्लैंड है, बहुत 1% ऑफ द ब्रेन मास का भी उसने कवर अप नहीं किया हुआ स्टिल। लेकिन वो इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है, बहुत सारे फंक्शंस उसके कंट्रोल में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, हमारी बॉडी की ग्रोथ तभी होगी जब हाइपोथैलेमस प्रॉपरली काम करेगा। मेलेटोनिन सिक्रीशन, हमारी बॉडी के सर्कैडियन रिदम, हमें नींद तभी आएगी जब मेलेटोनिन की जब कमी हो जाती है, हाइपोथैलेमस प्रॉपरली वर्क नहीं करता। उस स्टेज में ही हमें इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, हमारा दिमाग पूरी रात घूम रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस्ड आउट है हमारे दिमाग में चीजें। तो अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस इज दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो अल्टीमेटली आप वैसे कनेक्ट कीजिए कि मेलाटोनिन जो रिलीज कर रहा है वो हाइपोथैलेमस कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज कर रहा है वो हाइपोथैलेमस कर रहा है। दोनों ही चीजें हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नींद भी और हमारी बॉडी की ग्रोथ भी। हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी तो हम अपने फंक्शंस नहीं कर पाएंगे, हम बड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको भी रेगुलेशन करती है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, बाहर ठंड है अंदर गर्मी है, तो वो सब चीजें इम्बैलेंसेस हो जाएंगे। तो अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो दैट इज ऑल्सो मेक्स एन इम्पॉर्टेंट क्रिएट एन हैरास काइंड ऑफ, कि भाई अंदर का टेम्परेचर अलग है बाहर का टेम्परेचर अलग है, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें आ जाएगा, उसकी वजह से काफी सारे इम्बैलेंसेस हो जाएंगे बाकी की हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें, अगर टेम्परेचर इम्बैलेंस रहेगा तो। हाइपोथैलेमस जो है उसके हॉर्मोन्स कौन कौन से, सबसे पहले मतलब एक तो दो मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड है उसके जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो। पहला है जो न्यूरॉन्स हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी पिट्यूटरी नीचे ग्लैंड है तो उसका पीछे वाला जो स्टॉक से कनेक्टेड है ना वो लोग सब आपस में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं न्यूरॉन्स, वो हॉर्मोन्स अलग होते हैं, वो दो होते हैं, एंटी डायरेटिक यानी एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपको पता है, मैंने आप लोग को बताया था यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे काम आता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब हमें डिलीवरी करवाना होती है, ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ऑक्सीटोसिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनीज की में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। तो एंटी डाययूरेटिक एडीएच जो है वो किडनी के लिए इंपॉर्टेंट है। किडनी का काम क्या है? पानी को फिल्टर करना। तो वहां से आप वो कर ले, मतलब वो एक तरह की छन्नी है, जैसे हम लोग चाय छानते हैं, पानी छानते हैं, जस्ट लाइक दैट किडनी भी वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाती है, फिल्टर कर देती है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। नहीं, ठीक है। हाँ, तो हाँ, हमारे जो किडनी और उसके लिए एडीएच और ऑक्सीटोसिन, यानी जो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज, जो न्यूरॉन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज करेंगे, वो पहला उसका पार्ट है, पहला ग्रुप है, जिसमें दो हार्मोन्स आते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एडीएच का काम क्या है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन में किडनी की हेल्प करना। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, डिलीवरी के टाइम पे, नेचुरल बर्थ के टाइम पे हेल्प करते हैं, प्लस ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये दो चीजें आ गई, ये आपने फ्लो चार्ट बना लिया। दूसरा है हमारा, इधर से आया जो न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स जो कि हमारे हॉर्मोन्स को रिलीज भी करते हैं और आगे भी लेके जाते हैं, इनहिबिट भी करते हैं। ठीक है, पहला कौन सा था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो वाले न्यूरॉन्स। और दूसरा वो न्यूरॉन्स जो कि हमारे हॉर्मोन्स को रिलीज भी कर रहे हैं और इनहिबिट भी कर रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं। ठीक है, वो तो वो ब्लड वेजल्स के थ्रू पूरे में डेवलप, सॉरी, डिवाइड होते हैं। अब वो कौन कौन से हॉर्मोन्स है हमारे, जो मैंने आप लोग को बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट, गोनेड्स, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन भी मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे वही आ गया हमारे लिए मिल्क प्रोडक्शन, तो वो प्रोलैक्टिन उसी वही होगा। ग्रोथ हार्मोन होगा तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल लेवल पे भी ग्रोथ हमारी तभी होगी। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, किसी किसी की फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, लेकिन उनकी एज और उनके दिमाग के हिसाब से वो काफी एजेड होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनकी फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका दिमाग उतना स्ट्रांग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 35-40 की एज में है, स्टिल दे आर बिहेविंग लाइक 10 years किड, 10 साल के बच्चे की तरह वो बिहेव करते हैं, दैट मीन्स उनका मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ। और अगर वो उनका बॉडी वो है, स्टिल वो स्मार्ट है, उतना स्मार्ट नहीं होते जितना नॉर्मली पीपल होते हैं, बट स्टिल उनको थोड़ा सा उनका ब्रेन एक्टिविटीज काम करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से तो वो दोनों ही चीजें हो गई, या तो फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट होगी या तो मेंटल ग्रोथ अफेक्ट होगी। हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, मैंने आपको बता दिया, एड्रिनल जो है वो डायरेक्टली किडनी से रिलेटेड है। थायराइड ग्लैंड का पता ही है। थायराइड ग्लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड से हमारे बाकी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सारे अप एंड डाउन होते हैं, वो हमारे बाकी के सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, हमने कल पढ़ा था, अभी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, गोनैड्स का पता है, टेस्टिस और ओवरीज में जो गोनैड्स है वो अपने अपने रिप्रोडक्शन के लिए जो अपने काम करते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को अभी तक? जी मैम। ये हो गया। इसके बाद फिर की हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस से मेनली निकलते हैं। अब वो पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन, सीआरएच, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डोपामिन आप याद रखो, डोपामिन भी हमारी रात की नींद के लिए, स्ट्रेस हार्मोन्स को सप्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ हार्मोन हो गया, सोमेटोस्टैटिन हो गया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पर्टिकुलर कुछ हार्मोन्स हैं, इनको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है, तो थोड़े दिनों में वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो नेक्स्ट हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक सबसे बड़ी ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस को कवर करती है। पहला, ग्रोथ हार्मोन में भी सपोर्ट है उसका, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों ग्रोथ हार्मोन के लिए, ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी के सपोर्ट कर रहे हैं। सेक्सुअल मेच्योरिटी, रिप्रोडक्शन के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ गए ना, ये पांचों। हमारी बॉडी की ग्रोथ हमारे लिए जरूरी है, सेक्सुअल मेच्योरिटी, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी सिर्फ बढ़ रही है लेकिन आप में सेक्सुअल ग्रोथ नहीं आ रही है, रिप्रोडक्शन आप में प्रॉपर नहीं हो रहा, तो बॉडी टेम्परेचर आपका बैलेंस नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका बैलेंस नहीं है, मेटाबॉलिज्म आपका प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या मेजर ग्लैंड कहा गया है, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट 5 फंक्शंस को रेगुलेट कर रही है और कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इन्हीं को वो ब्लड स्ट्रीम में ड्रॉप करती है, तभी जाके ये सारे प्रोसेसेस हमारे हो पाते हैं। फिर आएगा हमारा थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
हाँ, थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, थायराइड ग्लैंड आपको पता है कि ये बटरफ्लाई शेप का है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। थायराइड ग्लैंड इज अ स्मॉल, छोटा होता है लेकिन बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, स्किन के जस्ट नीचे, बहुत सारे ऐसे फेशियाज नहीं है। और एडम्स एप्पल मैंने आप लोगों को बताया था, जो मेल्स में स्पेशली विजिबल होता है, फीमेल्स में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, मतलब इतना विजिबल हमारे अंदर इतना दिख नहीं रहा, लेकिन मेल्स में स्पेशली वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो दिखता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज में हॉर्सनेस आना, हॉर्सेस का वॉइस आना, एक आफ्टर 13 और 14 ईयर्स वो ये उनका एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव उसका सिस्टम का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, दो लोब्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, वो इस्थमस के थ्रू ही कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि ये देखा आपने पूरा, तो ये जो कनेक्शन है इसको हम इस्थमस बोलेंगे। तो इस्थमस से इसका एक ये वाला लोब है, एक ये वाला लोब है, राइट और लेफ्ट दो लोब है जो आपस में कनेक्ट हो रहा है, दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब, उसको जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज इस्थमस। ठीक है, अब इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक फॉलिकुलर सेल्स होता है। फॉलिकुलर सेल्स क्या करता है, जो कि हॉर्मोन्स को स्टोर करके रखता है और बाकी की सेल्स में मतलब और अदर सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है और बाकी की सेल्स में वो भेज देता है। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज फंक्शंस होते हैं जो कि आयोडीन को एब्सॉर्ब करके रखते हैं। थायराइड का काम सीधा सीधा कनेक्शन है आयोडीन लेवल से, तो आयोडीन जो एब्सॉर्ब होता है वो कहाँ होता है, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में। ठीक है, तभी वो ब्लड में जाता है, उसके बाद फिर वो थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर देता है। फंक्शंस की बात करें तो वो थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में और ट्रैवल करता है थ्रू आउट दी बॉडी, पूरे सेल्स में, और सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है यानी बढ़ा देता है। ठीक है, दो इनके मेन फंक्शंस हैं, एक तो वो सारे ही सेल्स में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको बढ़ा देता है, प्लस थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अब पैराथायराइड ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के जस्ट इधर होती है, जिसमें छोटे छोटे से लोब्यूल्स जैसे आपको ये दिख रहे हैं येलो येलो से, दिस इज दी पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो दो पेयर्स में होती है, ओवल शेप ग्लैंड है जो कि थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई है, पीछे साइड में कनेक्टेड है। ठीक है, ईच ग्लैंड इज स्मॉल एंड एंडोक्राइन इन नेचर, प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच को प्रोड्यूस, कैल्शियम फॉस्फेट लेवल्स को भी वो मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में मिला देती है, सपोर्ट करती है उनके सिक्रीशन के लिए और उनके फ्लो के लिए वो हेल्प करती है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस में। होम्योस्टेसिस मतलब हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना, ensuring the proper functioning of various physiological processes in the body। कैल्शियम होमोसिस की बात करें तो मसल कैल्शियम हमारे लिए बॉडी में क्यों जरूरी है, ताकि मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर हो पाए, नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन के लिए भी जरूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी जरूरी है। और अगर कैल्शियम डेफिशिएंसीज जब होती है उसी टाइम पे पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड के फंक्शंस एकदम से बढ़ते हैं, क्योंकि उसको वो डेफिशिएंसीज को कवर अप करना है। ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, द पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज पीटीएच विच ट्रेवल्स वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से बाकी के डिस्टल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि नेसेसरी एक्शंस करता है जिससे कि कैल्शियम हमारी बॉडी में जहां से भी आ रहा है वो वहां से पकड़ना स्टार्ट कर देता है जब कैल्शियम की डेफिशिएंसीज होती है। तो जहां जहां पे स्टोर है ना वो वहां से उठा लाता है पीटीएच, उसको सर्कुलेट होता है पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन और सारे कैल्शियम्स को उठा के इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, जाकि उसको जहां जरूरत है वो वहां पे काम आ सके। दूसरा आता है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये टीएसएच हार्मोन इनबैलेंस क्यों होते हैं? टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस मैम। वो तो क्या होता है ना, हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होना या किसी भी मेंटल इश्यू से या हेरिडिटी से हमारी वो ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करती, इसलिए वो होते हैं। उसमें ऐसा किसी का कोई वो नहीं है। तो मैम वही होता है वो थायराइड में, जैसे कि T3 में प्रॉब्लम, T4 में प्रॉब्लम, टीएसएच में प्रॉब्लम, तो वही थायराइड होता है। हाँ, वही तो थायराइड होता है। देखो दो तरह के थायराइड होते हैं लितु, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 के लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में टीएसएच के लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल्स पे डिस्टर्ब होने पे ही हमें थायराइड पता चलता है। ओके मैम, थैंक यू। अब एड्रिनल ग्लैंड की बात करें
एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर चिपकी होती है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसको सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं क्योंकि वो किडनी के ऊपरी भाग में है, दैट्स व्हाई दे आर स्मॉल ट्रायंगुलर ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, हर एक किडनी के ऊपर साइड में। ईच किडनी हैज टू एड्रिनल ग्लैंड्स, राइट एड्रिनल ग्लैंड इज रफली पिरामिडल इन शेप, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड जो क्रिसेंट शेप की होती है, राइट वाली रफली पिरामिडल शेप में, जैसे ये है, ये पूरा पिरामिडल शेप की होती है, और जो क्रिसेंट शेप की होती है, मतलब थोड़ा सा, मतलब उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, हम ये बोल सकते हैं। येलो कलर की होती है जनरली, राइट जो होती है वो हमेशा लेफ्ट से बड़ी होती है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 3 सेंटीमीटर की होती है, कंबाइंड दोनों का मिला के इन दोनों का वेट 7 से 10 ग्राम का होता है। इनके फंक्शंस क्या क्या है एड्रिनल ग्लैंड्स के? मेटाबॉलिज्म को कवर अप करना, मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अवर बॉडी, प्रोसेस है हमारी बॉडी की, तो मेटाबॉलिज्म को करती है एड्रिनल ग्लैंड, मतलब एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो दैट मच इंपॉर्टेंट जो कि मेटाबॉलिज्म कवर अप कर रही है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमारे ब्लड प्रेशर बैलेंस कर रही है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को कवर कर रही है, प्लस जो भी एसेंशियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसको भी वो कवर अप कर रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो उसका बाहरी पार्ट है जो सबसे बड़ा होता है, जो कि नॉर्मली स्टेरॉइड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेड्यूला जो है वो इनर पार्ट है जो कि कैटेकोलामाइंस, जैसे कि एड्रेनलिन एक हार्मोन है, एड्रेनलिन आप लोग जानते हैं, एड्रेनल रश, जिससे हम एकदम से मतलब हमारी एकदम से एक्साइटमेंट वाला जो स्टेज आ जाता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर है एड्रिनल ग्लैंड सबको? तो मैम एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बोले वो आउटर पार्ट है और मेडुला जो बोले वो इनर पार्ट है। हाँ हाँ बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो हमेशा उसका आउटर रीजन है, मतलब वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ डायग्राम दिखाया, तो ये जो बाहरी पार्ट है ये पूरा कॉर्टेक्स दिखा रहा है यहाँ पे, ये रहा कॉर्टेक्स, और अंदर का पार्ट जो है ये मेड्यूला है, जो कैटेकोलामाइंस के थ्रू एड्रेनलिन हार्मोन जो कि हमें एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है वो रिलीज करता है, और कॉर्टेक्स जो है उसके लिए हमने देखा ही कि वो स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मैम फिर से बोले कौन सा हार्मोन बोले? एड्रीनलिन हार्मोन। मेड्यूला जो है वो एड्रीनलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। एड्रीनलिन कॉर्टेक्स जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़े? जी मैम। क्लियर हो रहा है अभी सबको ग्लैंड्स? यस मैम। अब पैंक्रियास, पैंक्रियास तो हम लोगों ने देख लिया था, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने पैंक्रियास। पैंक्रियास 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, टेल, बॉडी एंड हेड। इसका जो हेड होता है वो ड्यूडेनम की इधर से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट यानी एक ग्लैंड, मतलब एक छोटा सा ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, पैंक्रियास जो एक लंबा ऑर्गन है, 6 इंचेस इन लेंथ होता है, जो कि स्टमक के जस्ट पीछे एब्डोमिनल कैविटी में प्लेस्ड होता है। ठीक है, इट इज शेप्ड इन सिग्मोइड, जो कि लोब्यूल्स में डिवाइडेड है थिन फाइब्रस टिश्यूज के हिसाब से। हेड ऑफ पैंक्रियास, टेल ऑफ पैंक्रियास एंड बॉडी ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसके। हेड ऑफ पैंक्रियास जो होता है वो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में कनेक्टेड है, ये जो आ रहा है ये हेड ऑफ पैंक्रियास है जो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में कनेक्टेड है, विच कनेक्टेड टू दी ड्यूडेनम वाया स्मॉल ट्यूब कॉल पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है इसी स्मॉल ट्यूब से वो ड्यूडेनम से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज वेयर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यही वो जगह है जो हमारा हेड ऑफ पैंक्रियाज है, यही वो जगह है जहां पे हमारा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के थ्रू, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू रिलीज होता है और शिफ्ट होता है, स्टमक से वो नीचे जाएगा। ठीक है, टेल ऑफ पैंक्रियाज की बात करते हैं तो एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के लेफ्ट साइड में है जो कि स्प्लीन के पास जाके टच कर रहा है। दिस इज द टेल एंडिंग नियर द स्प्लीन, जो नियर के पास स्प्लीन है। पैंक्रियास प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। ठीक है, पैंक्रियास जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि फूड को
बॉडी के लिए फ्यूल में कन्वर्ट करता है। जो मैंने आप लोग को बताया कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बॉडी सेल्स को फ्यूल प्रोवाइड करता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, ये रिलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पैंक्रेटिक हार्मोन कौन कौन से थे, मैंने आप लोग को बताया था कौन कौन से हैं, ग्लूकेगन, इंसुलिन, इन दोनों के सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है सोमेटोस्टेरोन। जब इन दोनों के इफेक्ट्स हाई हो जाते हैं तब सोमेटोस्टेरोन उसको कंट्रोल करता है। तो 3 मेजर हार्मोन है बाकी एक वीआईपी है, यानी वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो 3 हार्मोन है, ग्लूकागन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेरोन। तो ग्लूकागन जो है उसका काम क्या है, वो बॉडी में शुगर लेवल्स को डिटेक्ट करता है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको चेंज कर। जो रिसेप्टर्स पेंक्रियाज में ये डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड शुगर लेवल कब अप जा रहे हैं, कब डाउन जा रहे हैं, जैसे कि फास्टिंग के टाइम पे या प्रोलॉन्ग एक्सरसाइजेस के टाइम पे, वो ग्लूकेगन वहां पे उसका रोल है। फंक्शनली अल्फा सेल्स जो होते हैं पेंक्रियाट के, वो ग्लूकेगन सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकेगन सिक्रीट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये कॉमनली एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ग्लूकेगन जो है वो अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, विच हैज मल्टीपल इफेक्ट्स। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो कि लिवर को स्टिमुलेट करके वहां पे जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और बॉडी सेल्स में यूज होता है। जो हमारे लिवर है उसके अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो ग्लूकोज फॉर्म में वो हो जाएगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस 3 प्रोसेसेस हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइको में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस में अमाइनो एसिड्स जो है वो लिवर स्टिमुलेट करके ब्लड में ड्रॉप कर रहा है और बाद में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। लाइपोलिसिस में जो हमारे ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड फास्टिंग के स्टेज में, स्पेशली हम बहुत भूखे हैं स्टिल हमें एनर्जी मिल रही है काम करने की, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, लाइपोलिसिस कीटोएसिडोसिस, जिसमें कि जो भी हमारा जगह जगह पे जो हमारा फैट स्टोर है वो पूरा टूट के ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है और हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं जो कि ग्लूकेगन से होती हैं। पहली कौन सी है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दूसरी है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तीसरी है लाइपोलिसिस। क्लियर है सबको ये तीनों प्रोसेसेस? यस मैम। इंसुलिन क्या है, अब इंसुलिन प्राइमरी फंक्शन है उसका ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी सेल्स के अंदर, मतलब बॉडी सेल्स के थ्रू ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, आरबीसीज, ब्रेन, लिवर, किडनीज और जो सेल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं इनको इंसुलिन नहीं चाहिए ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए, बाकी सारी चीजों को चाहिए, स्पेशली स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, इन सब चीजों पे, ये सब चीजें पूरी तरह से इंसुलिन पर डिपेंड है ग्लूकोज के लिए। लेकिन आरबीसीज, ब्रेन, लिवर, किडनी, सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब इंपॉर्टेंट, इनके सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं, इनके सेल्स के लिए इंसुलिन इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लूकोज कन्वर्जन के लिए। ठीक है, सोमेटोस्टेरोन आपको पता ही है, रिलीज व्हेन द लेवल्स ऑफ अदर पैंक्रियाटिक हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकेगन का रिलीज जब ज्यादा हो जाता है, जब ऊपर हो जाता है, उस टाइम पर सोमेटोस्टेरोन रिलीज होता है जो कि ग्लूकोज बैलेंस भी करवाता है, ब्लड ग्लूकोज को, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करवाता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड, यहां तक क्लियर है पैंक्रियास सबको? ठीक है, पैंक्रियास के बाद हम लोग पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में थैलेमस, पीनियल ग्लैंड, ये हमारा थैलेमस रहा, ये हमारी पीनियल ग्लैंड है और ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और उसके नीचे आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। सब लोग लाइन से ही हैं लेकिन साइड में छोटा सा एक पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड सबसे स्मॉल होता है, 8 mm लॉन्ग होता है, जो कि डायरेक्टली ब्रेन के जंक्शन से, पीछे कॉर्पस कॉलोसम है और थैलेमिक लोब्स है, उससे कनेक्टेड होता है। ये नाम आप लोग लिख के याद करना क्योंकि इनका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कॉर्पस कॉलोसम एंड थैलेमिक लोब्स, जो कि ब्रेन का ही एक पार्ट है। फ्रॉम इट्स बेस इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली इन द ब्रेन, मतलब वो पीछे साइड में जाकर के ब्रेन से कनेक्टेड है। ये पूरा है तो ये पीछे साइड में ऐसे जाकर के ये ब्रेन से कनेक्ट हो रही है। ठीक है,
अब इसमें दो तरह के नर्वस टिश्यूज, टिश्यू स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू नर्वस टिश्यूज, जो कि देखे तो उसमें दो सेल्स बताए हैं, पीनियलोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। पीनियलोसाइट्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जो कि पीनियल ग्लैंड में जो हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे, और एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो सपोर्टिव सेल्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में सपोर्ट करेंगे। पाया मैटर जो है वो ग्लैंड को कवर अप करता है स्मॉल ब्लड वेजल्स के थ्रू, ठीक है। प्यूनेलोसाइट जो है वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, वो है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का काम मैंने आप लोग को बताया था, क्या काम है, एनीवन कोई बताएगा मुझे? मैम स्लीपिंग के लिए काम आता है, यस, नींद आती बायोलॉजिकल क्लॉक से हम कब उठेंगे कब सोएंगे हमारा माइंड रिलैक्स होगा, तो वो मेलेटोनिन का ही काम है। वेरी गुड। दूसरा है हमारा ग्लैंड जो कि न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स रिलीज करेगा। कैसे करेगा? रिसीव करेगा, सॉरी, कैसे करेगा? गाबा और एक्सिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, ऑक्सीटोसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब हार्मोन से, इनको आप याद कर लेना, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि सिग्नल्स पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये पीनियल ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। थायमस ग्लैंड, क्लियर है पीनियल ग्लैंड सबको? है। यस मैम। थायमस ग्लैंड अगेन स्टर्नम के बीच में होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लोकेशन है स्टर्नम के बीच में। थायमस इज अ पिंक lobulated lymphoid organ located in the medial sternum and anterior thoracic cavity. It is important for immune system development. After puberty the thymus gradually shrinks in evolution. क्या बताया था मैंने? थायमस प्यूबर्टी के बाद क्यों श्रिंक हो जाती है, क्यों उसका काम कम हो जाता है, इसका मेन काम क्या है? कोई बताएगा मुझे? कल पढ़ा था, थोड़ा बहुत भी याद हो तो। एनीवन? नो मैम। नो मैम। क्योंकि इसका भी ये जो काम है, जैसे इसमें लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स तो छोड़िए, स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने कल भी देखे थे, अब इनके हॉर्मोन्स हम देखेंगे। फंक्शंस, इनका सबसे मेन काम है आरबीसीज को डेवलपमेंट में हेल्प करना। आरबीसीज की सबसे ज्यादा जरूरत हमें प्यूबर्टी से पहले चाइल्डहुड में ही होती है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड लिम्फोसाइट जो होते हैं वो थायमस से पास होते हैं, तभी वो मेच्योर हो पाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इम्यून फंक्शंस के लिए सबसे ज्यादा इम्यून फंक्शंस हमें उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी बन रही होती है चाइल्डहुड के टाइम पे। तो जो इम्यूनिटी आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो इम्यूनिटी हमारी बचपन में बन गई, दैट इम्यूनिटी ही हमारी पूरी लाइफ स्पैन तक हमें सपोर्ट करती है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, लेकिन उस टाइम पर अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो वो थ्रू आउट हमारे लाइफ स्पैन वो वीक ही रहने वाली है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिम्फ नोड्स, इन सब चीजों की वजह से वो मीडिएटर्स ऑफ सेल्यूलर इम्यूनिटी इन सब चीजों में हेल्प करता है, इसलिए। दूसरा आरबीसी टी लिम्फोसाइट्स में हेल्प करता है। तीसरा एंडोक्राइन रोल, यानी थायमस जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव प्यूबर्टी तक ही होता है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म हेल्थ एज बोथ एन एंडोक्राइन एंड लिम्फोइड ऑर्गन। अब हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि सारे ग्लैंड्स, हमारे सारे हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन, प्यूबर्टी तक सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, रिप्रोडक्टिव चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, उसकी वजह से उसको हेल्प मिलता है, ठीक है। उसकी वजह से उनका काम होता है, इसीलिए वो प्यूबर्टी तक एक्टिवेट होती है, उसके बाद नहीं होती, क्योंकि अब तब उसका काम वो हो जाता है, उसके बाद वो श्रिंक हो जाती है, छोटे साइज में हल्के फुल्के फंक्शंस करती है, बट एक्टिवली वो सिर्फ प्यूबर्टी तक ही करती है। प्राइमरी डेवलपमेंट, एक्टिवेशन, है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, हार्मोनल फंक्शंस करती है, टी सेल मैच्योरेशन को रिलीज करती है। बचपन में बच्चे में जो रोल होता है उसमें फिटल इम्यूनिटी भी अगर करती तो उसमें भी थायमस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। 12 हफ्ते 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के टाइम पे, ठीक है। और जो इम्यूनिटी उसकी सेल्यूलर इम्यूनिटी रहती है, जो कि उसकी सेल्यूलर इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ के टाइम पे सेल्स से बनती है, तो दैट्स वाई ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी उसका काम करती है, इसीलिए। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको ग्लैंड्स का? क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन स्टार्ट करें हम, 10 मिनट का ब्रेक लें या क्लियर स्टार्ट कर दें? मैम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेंसरी सिस्टम की हम बात करते हैं। सेंसरी सिस्टम में द ह्यूमन बॉडी हैज 5 सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। कौन कौन से? हमारे स्किन, पहला है हमारा स्किन, दूसरा है हमारा ईयर, आईज, नोज और टंग। ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं।
ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स है. सेंसरी ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स दैट ट्रांसमिट एक्सटर्नल स्टिमुलाई टू सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज. सेंसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि जो भी बाहर का स्टिमुलाई, जैसे स्किन है, स्किन पे ठंडा लगा, गर्म लगा, किसी इंसेक्ट ने बाइट किया या कुछ भी बाहर का कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा है, तो वो सेंसरी नर्वस सिस्टम तक उसको ट्रांसमिट करेगा कि नहीं अब ऐसा हुआ, तो वो उसको वहां तक ट्रांसमिट करेगा और उसके बाद वहां से जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज आएंगे वो आएंगे कि अगर हमें इंसेक्ट बाइट कट रहा है, वो वहां से सिग्नल गया और हमने हाथ हटा लिया तो वो एक रिस्पॉन्स आया. ठीक है, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स हमारा काम करता है. दीज ऑर्गन्स कंटेन स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स दैट हेल्प्स अस स्मेल. ठीक है, नोज है, स्मेल, टेस्ट, सी, हेयर एंड मेंटेन बैलेंस. मेंटेन बैलेंस स्किन के थ्रू होता है. द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज यूज बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन से हो रही है, जैसे ऑब्वियसली हमारी आंखों से अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम में ही जा रहे हैं वो मैसेजेस, तभी हमारे दिमाग में इमेजेस कैप्चर होती हैं. जो हम सुनते हैं वो चीजें कैप्चर हो जाती हैं. हम जो हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो कैप्चर हो जाता है कि नहीं, हमें पता है हमने बचपन में क्या क्या टेस्ट करा, हमें पता है कि सॉल्ट क्या का टेस्ट क्या होता है, शुगर कैसी होती है, शुगर मीठी होती है, वो भी हमें तभी पता चलेगा. सिर्फ टंग से सिर्फ टेस्ट करके नहीं पता चलेगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस चीज का होम्योस्टेसिस है, उस चीज का बैलेंस है, तभी हमें चीजें पता लग रही हैं. ठीक है, मेन सेंसेस है हमारे विजन, आंखों से देखना, हियरिंग, बैलेंस, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हर एक सेंस है उसका अपना एक पाथवे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने का. सेंसरी रिसेप्टर्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. इंस्टेड दे आर कंसंट्रेटेड इन स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स लाइक, यानी अब हम ये देखें कि ये जो हमारे ऑर्गन्स ये एक जगह से पूरे ऐसे कनेक्टेड नहीं है या एक जगह से पूरे ऐसे वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सब अपने अपने ऑर्गन्स के थ्रू काम कर रहे हैं. ऑप्थेल्मिक नर्व हमारा आंखों के थ्रू काम कर रहा है. ठीक है, टंग से हमारा सेंसरी अलग काम कर रहा है, स्किन से हमारा सेंसेस अलग काम कर रहा है, कानों से अलग काम कर रहा है. ठीक है, नोज से अलग काम कर रहा है. तो ये सारे हमारे अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं. रिसेप्टर्स एंड देयर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू अक्यूटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ नॉट इम्पोर्टेंट. 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो मैंने आप लोग को बताया, आंख विजन के काम आती है, ईयर हियरिंग और बैलेंस के काम आता है, नोज स्मेल और टंग टेस्ट, स्किन और टच के लिए. ठीक है, तो ये उनके ऑर्गन है और फंक्शन है. अब फंक्शंस की बात करें तो ऑब्वियसली आईज जो है वो आई साइट को स्टिमुलाई करती है, डिटेक्ट करती है कि जो भी स्टिमुलाई है यानी जो भी चीजें हमारे सामने हैं उनका क्या काम है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लैपटॉप पे क्लास ले रही हूँ तो मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे मैं हूँ तो लैपटॉप का क्या काम है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. हमारा हाथ उसी तरह से काम करेगा जहां मेरी आंखें देखेंगी. ठीक है, ईयर्स हियरिंग रिसेप्टर्स डिटेक्टिंग साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है जो कि प्रोप्रियो रिसेप्टर्स या इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स, हमारे कान में जो ईयर ड्रम्स वगैरह हैं उससे ही बैलेंस बनेगा. स्पेशल ओरिएंटेशन यानी बाहर के साउंड में और इनर उसमें जो ड्रम है, ईयर ड्रम है, उन दोनों के बीच में जब बैलेंस रहेगा तब हमें जाके वो वाइब्रेशंस के थ्रू सही सुनाई देगा, तब जाके वो हम साउंड वेव्स को सुन पाएंगे जो कि साउंड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, माउथ केमिकल रिसेप्टर्स है, कीमो रिसेप्टर जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि कोई भी टेस्ट के परसेप्शन में हेल्प करता है. नोज केमिकल रिसेप्टर जो कि ऑर्डर्स, ऑल्फेक्शन में मतलब स्मेल जो भी आ रही है, फ्रेग्रेंस है, जो भी महक है उसको वो डिटेक्ट करेगा. नोज केमिकल रिसेप्टर से बता दिया. स्किन मैकेनो रिसेप्टर से जो कि टच, प्रेशर, टेक्सचर, टेम्परेचर और पेन, ये सब चीजें हमें स्किन के थ्रू पता चलती हैं. तो ये सब हो गया. मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टच, कोई अगर हमें टच कर रहा है हमें पता चल जाएगा. प्रेशर आ रहा है, कोई हमें बहुत टाइटली पकड़ता है. टेक्सचर, हम कैसे पता लगाएंगे, हमारी स्किन का भी एक टेक्सचर है. टेम्परेचर है, पेन अगर होगा तो ये सारी चीजें हमें हो सकता है. इंटरनल ऑर्गन्स में सेंस का प्रेशर, डिस्टेंशन और ये सब इनके फंक्शंस हैं. और ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है सारे सेंसेशंस के फंक्शंस, तभी जाके वो फंक्शंस बाद में जाकर के जो स्टिमुलाई होता है उसको रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स बैक करते हैं. ठीक है, पहला आता है ह्यूमन आई. दिस इज द ह्यूमन आई. यहाँ तक क्लियर है सबको सेंसरी ऑर्गन्स? यस मैम. यस मैम. ठीक है. आप लोगों को जब ब्रेक लेना हो मुझे थोड़ा बोल देना आप. ठीक है, मैं नहीं तो बोल मैम रही. जस्ट वन क्वेश्चन, बेसिकली जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं
होते वाया ब्रेन ही फंक्शन है, राइट? मतलब हाँ क्योंकि मतलब हर उनकी एक नहीं, हाँ जी प्लीज आप बोलिए। नहीं बोलिए ना, बोलिए कौन क्या आई पूछ वाज रहा जस्ट सेइंग पूजा मैम कि बेसिकली हम जितना भी जो भी चीजें हम लोग एज इन सेंसरी ऑर्गन के थ्रू कर पाते हैं, इट इज ऑल बीइंग स्टिमुलेटेड इन आवर ब्रेन ओनली। अगर ब्रेन उस पर रिएक्शन नहीं देगा तो कोई सेंसरी ऑर्गन किसी काम का नहीं है, राइट? यस यस राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसी के पास सारी एक्टिविटीज हैं, हम लोग सिर्फ सेंस कर सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से। लेकिन अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जैसे कॉमा के पेशेंट्स होते हैं, किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई उनका ब्रेन इंजरी हुआ है, तो ब्रेन इंजरीज में स्पेशली हमारे सेंसेस अफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन से ही उनका सारा पाथवे चल रहा है, ब्रेन से ही उनका सारा कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वो देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, दिख उनको सब रहा है, उनकी हेयरिंग जो है वो प्रॉपर है, उनकी विजन प्रॉपर है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनके ब्रेन एरिया से ही सारी चीजें गवर्न हो रही है। हमें नहीं पता कि हम सॉल्ट जो है वो कैसा होता है, उसका टेस्ट क्या है, शुगर कैसी होती है, पराठे का टेस्ट कैसा होता है, दही का कैसा होता है, हमें नहीं पता। हमारे ब्रेन ही इतना इंटेलिजेंट है जो कि सेंसरी ऑर्गन से सारी चीजें ग्रैस्प करके उसको बताएगा कि ये चीज क्या है, ठीक है। नोटेड मैम। कंट्रोल सारे हमारे ब्रेन से ही होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्पेशली। ह्यूमन आई, ऑर्गन ऑफ आई है इसका, आप देखिए ये ह्यूमन आई है, इसमें ये बाहर की लाइन है स्क्लेरा, आइरिस होता है, कॉर्निया, प्यूपल, प्यूपल पता है ये सामने हमारा जो ब्लैक ब्लैक है, लेंस उसी में है पीछे साइड में, तभी हमको वो रिफ्लेक्शन बन के दिखती हैं चीजें, सीलियरी बॉडी एंड मसल्स, कंजक्टाइवा, ये यहाँ पे इन्फेक्शंस होते हैं तब हमें कंजक्टिवाइटिस दिखाई देता है ये और ये, ठीक है। फिर ये है हमारे रेटिनल ब्लड वेजल्स, जो कि जिनका ब्लड वेजल्स हमारी कभी कभी हमारी आईज में भी दिखते हैं, है ना। मक्यूला, ऑप्टिक नर्व जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है तभी हमें दिखाई दे रहा है, विट्रस बॉडी, और ये है रेटिना। तो ये हमारा पूरा ह्यूमन आई का एनाटॉमी है। ह्यूमन आई इज अ सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, हाँ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ठीक है। इट इज अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन, ह्यूमन हैव 2 आईज। द आई इज स्फेरिकल विथ अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, स्फेरिकल शेप में होता है वो, ठीक है। तो इट इज स्फेरिकल, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इट इज लोकेटेड इन अ बोनी सॉकेट ऑफ द स्कल। बोनी सॉकेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा हमारा बोन का है। किसी ने अगर ऊपर का वो देखा होगा, स्कल का सिर्फ बोनी पार्ट देखा होगा, तो यहाँ पे एक होलो होता है जिसको हम बोनी सॉकेट बोलते हैं, वहां पे हमारी आइजेस को प्लेस करके रखा है। एंड इट इज सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व। आईज जो है वो ऑप्टिक नर्व से सप्लाई होते हैं। हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उसमें से हर एक नर्व किसी न किसी सेंस ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, किसी न किसी को सप्लाई करती हैं। तो हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे विजन को, आईज को सप्लाई करता है। स्टडी ऑफ आई एंड विजन रिलेटेड डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड एप्थेल्मोलॉजी। आप लोगों को भी पता हो जो आंखों की जांच करते हैं उन डॉक्टर्स को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनकी स्टडी को हम ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। आउटर सरफेस जो है आई वॉल का, जो कि 6 सेट्स ऑफ मसल से कनेक्टेड है, विच हेल्प इन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसीलिए हमारी आईज हर डायरेक्शन में मूव हो सकती है, अप डाउन, राइट, लेफ्ट, रोटेशन, ठीक है, राइट अप लेफ्ट, जो हम लोग आई एक्सरसाइज में स्पेशली करवाते हैं। तो 6 सेट्स ऑफ मसल से कनेक्टेड है, इसलिए उनके डिफरेंट डायरेक्शन में उनके मूवमेंट्स हो सकते हैं। 4 सेट जो होते हैं आर स्ट्रेट मसल्स, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, रेक्टस मसल, ठीक है। दूसरा 2 सेट्स हैं आर ऑब्लिक मसल्स और सुपीरियर, इंफीरियर, ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। तो 6 सेट्स में से 4 सेट्स जो कि स्ट्रेट मसल्स हैं, जो कि सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, रेक्टस मसल्स हैं। 2 सेट्स हैं ऑब्लिक मसल्स के, जो कि सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं, सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। तो ये हमारा काम करते हैं। ऑल्दो ईच आई कैन मूव इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं है कि दोनों ही आंख साथ में ही मूव करेंगी, हर एक आई इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है। आप लोगों को पता है कि कुछ लोग होता है प्रैक्टिस से कि हम सामने देख रहे हैं लेकिन ये वाली आईज इधर देख रही है, तो ऐसे वो मूव करता है, ठीक है। तो हर आई अपने आप में कर सकती है, लेकिन हाँ उनका काम साथ में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करने का होता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपरली अगर हमें देखना है तो हमें सिर्फ एक आंख से नहीं दिखेगा, दोनों आंख को साथ में कोऑर्डिनेशन करेंगे तब हम लोग प्रॉपरली देख पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको आई? जी मैम। यस मैम।
अब ह्यूमन ईयर आता है हमारा। ह्यूमन ईयर हमारा ऑडिटरी ऑर्गन है। ईयर जो एक तरह का सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का, इसका प्राइमरी होता है कि ये डिटेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है और ट्रांसड्यूस करता है साउंड। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर इज मेंटेनिंग बैलेंस। तो डिटेक्ट करना का क्या मतलब है कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई खराब आवाज है जो हमारे लिए सेफ नहीं है, अनसेफ है, इस तरह की जो आवाजें हैं वो डिटेक्ट करना, ट्रांसमिट करना, हमने जो सुना उस चीज को हम आगे ट्रांसमिट करना, ठीक है, ट्रांसड्यूस करना साउंड को, साउंड वेव्स को। तो ये सब काम हमारे किसके होते हैं? एयर के होते हैं। एनाटॉमी ऑफ एयर की ये है हमारा एयर। दिख रहा है सबको डायग्राम? यस मैम। यस मैम। ये हमारा कान है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर पूरा कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेज ऑफ दी ऑरा अबव ड्रम एक्सिस। ये रहा इसका ड्रम एक्सिस, जो हमारा जो होल दिखता है वो, ठीक है। ये हमारा ऑरिकल है। ये जो लाइंस बनी है ना, ये सब भी साउंड वेव्स में हेल्प करते हैं, इसलिए ये लाइंस बनी। ऐसे ही डिजाइन नहीं है हमारा ईयर का बाहरी पार्ट भी। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये पूरी जो होल, ये मेन होल है, ये हमारा ड्रम रीसेस है, और ये है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो अंदर तक जो सुरंग सी जाती है, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये है हमारा एयर ड्रम, ठीक है। एयर ड्रम जहाँ पे साउंड वेव्स ट्रांसमिट होते हैं और जनरेट होते हैं। टेम्पोरल मसल्स, ये सब हमारे ब्रेन के ऊपर नीचे के पार्ट है, ठीक है। तीन हमारे वो होते हैं, मतलब सॉरी तीन हमारे बोन्स होते हैं उसमें। किसी को पता है एयर में हमारे जो तीन बोन्स हैं? Stapula is the smallest bone that is present in ear, right, ma'am? स्टेपीज, हाँ। Stapes, okay. इनकस, मेलियस एंड स्टेपिस, तीन बोन्स होते हैं। स्टेपिस इज द सबसे स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। ईयर ड्रम है, ये है एंडो लिम्फोटिक डक्ट, ये है स्टेरा राउंड स्नेल विंडो, यानी इससे हमारे पूरे छन के जाएगा ये पूरा। ये भी स्नेल फॉर्म में ही रहता है, स्नेल्स आप लोगों ने देखी होंगी, उसी फॉर्म में हमारा ये है। और ये हमारी नर्व आ रही है कॉन्क्लिया की, जो कि हमें हेल्प कर रही है। ये फेशियल नर्व आ रही है, इसलिए कान से चोट लगने से हमारी फेशियल नर्व भी अफेक्ट हो जाती है कई बार एक्सीडेंट्स में। तो ये फेशियल नर्व भी पीछे कनेक्ट हो रही है। नर्व ऑफ वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर स्टिरप मसल्स, ठीक है। स्टेशन ट्यूब, ये जिससे कि हमारे अगर वहां पे अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है स्टेशन ट्यूब का, तो हमें सुनाई देने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ईयर है। स्ट्रक्चर की बात करें ह्यूमन ईयर की, तो ह्यूमन ईयर में इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्सटर्नल ईयर जिसमें कि पिन्ना होता है, ऑरिकुलर, यानी ये हमारा पिन्ना है, ठीक है। ये हमारा जो कान है इसका बाहरी, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो अंदर ये होल से लेके अंदर तक जो पूरी पाथवे जा रही है, इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। मिडिल ईयर की बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अंदर ये जो होल जहाँ पे खत्म होता है वहां पे हल्की सी पतली सी एक लेयर होती है, थिन लेयर, इसको हम एयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं, जहाँ पे एयर की बोन्स होती है, स्टेपिस, इनकस एंड मेलियस तीनों, ठीक है। इनर ईयर जहाँ पे वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉक्लिया होता है, जिससे कि हमें प्रॉपरली सुनाई देता है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है ईयर के? हियरिंग, हियरिंग कैसे करेगा? द प्रोसेस ऑफ हियरिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। साउंड वेव जो है वो ट्रैवल होते हैं हमारे ऑडिटरी कैनाल में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हुए, उसके बाद फिर वो एयर ड्रम तक पहुंचे। एयर ड्रम से जैसे ड्रम में आए तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, वाइब्रेशंस जो है वो ट्रांसमिट हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, वहां से टिम्पैनिक कैविटी में, और कैविटी में जाकर के हमें सुनाई देता है। तो इतना लंबा प्रोसेस विद इन अ सेकेंड हो जाता है, क्योंकि हमें तो तुरंत सुनाई दे जाता है, राइट। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। दूसरा बैलेंस है। बैलेंस कैसे बनाता है? टिम्पैनिक एयर की प्रॉब्लम्स अगर किसी को होती है तो हमारे हमेशा चक्कर आना, इस तरह की चीजें आना हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमारा एयर का एक काम है कि बैलेंस बनाना बाहर की चीजों में और अंदर की बॉडी में, ठीक है। तो एयर ऑसिकल्स इन द टिम्पनिक कैविटी जहाँ पे जो खाली जगह है वहां पे एयर ऑसिकल यानी बोन्स होते हैं। जब उनको वाइब्रेशंस मिलते हैं, जब वो ट्रांसमिट होते हैं पूरे स्टेपिस में, स्टेपिस क्या है? हमारी बोन है, वहां से वो ओवल विंडो में ट्रांसमिट होते हैं, तो बाहर भी आवाज जाती है और अंदर भी आवाज आती है, दोनों तरह की आवाजें वो उसको चेक करते हैं। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक रीच करते हैं,
जो कि हेयर सेल्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स दैट कन्वर्ट वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है, जो कि बाद में जाके वो सेंसरी हेयर, अंदर के हेयर सेल्स, मतलब जो हेयर्स होते हैं ना हमारे पतले पतले से बाल कान में, उनका भी काम होता है, वो भी हमारे साउंड वेव्स के वाइब्रेशन क्रिएशंस में हेल्प करते हैं। उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं, वो इम्पल्सेस ब्रेन में ट्रांसमिट होते हैं, तब जाके हमारे सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट होके काम करते हैं। जब ईस्टेशियन ट्यूब और वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में, बैलेंस को मेंटेन करने में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ईस्टेशियन ट्यूब में या वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन आता है, सुनाई देने में भी दिक्कत आती है, प्लस सर घूमना, चक्कर आना, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो जाती है। ईस्टेशियन ट्यूब जो होता है वो क्या करता है, एयर प्रेशर को इक्वलाइज कराता है, बराबर करता है मिडल लेयर में, ठीक है, हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस बनाने में। वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स कंटेन्स रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, ठीक है। वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, वहां पे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे स्किन, तो स्किन के लिए हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। 10:10 पे विल मीट, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस तो स्टार्ट करेंगे। आज ट्राई कि मैं सेंसरी खत्म ही कर दूं आज, ठीक है। थोड़ा सी बचा है, स्किन है, ओके मैम। नोज है एंड टंग है, 3 ऑर्गन्स है हमारे, ठीक है। तो आज हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स खत्म कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट्स का ठीक है ब्रेक लेते हैं, 10:10 पे स्टार्ट, वो 11:10 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके।
हेलो, हेलो, सभी लोग आ गए? जी मैम, हरिओम। ठीक है, हरिओम। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग स्किन पढ़ना था शायद हमें। हाँ, एयर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमें स्किन पढ़ना है। स्किन इज द सेंस ऑफ टच, जिससे हमें कोई भी टच फील होता है, हम सेंस कर सकते हैं कि हॉट टच है, बैड टच है, नहीं है, सारी चीजें। ठीक है, गवर्न हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन ही करेगा। ठीक है, तो स्किन सेंस ऑफ टच की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्किन का फंक्शन है। इतनी पतली सी जो स्किन है, थिन सी, स्टिल उसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये जो हमारी स्किन है, ठीक है, इसकी सबसे आउटर लेयर जो है डर्मिस, उसमें सेबेशियस ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जिससे पसीना आता है, ठीक है, वो ग्लैंड्स होती हैं। ये जो रेशे निकले हुए हैं एपिडर्मिस, टॉप मोस्ट आई मतलब टॉप मोस्ट लेयर होती है। सेबेशियस ग्लैंड्स उसके अंदर भी होती हैं, ठीक है, इसी से कनेक्टेड होती हैं। बॉडी टेम्परेचर को, ये जो एरिया है ये डर्मिस है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हेयर फॉलिकल्स हमारे डर्मिस से ही कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे स्किन पे हेयर फॉलिकल्स दिखते हैं वो हमारे डर्मिस से ही कनेक्टेड होते हैं। फॉलिकल्स यहाँ से आते हैं, हेयर्स यहाँ होते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है। वेसिकल्स द माइन्यूट थ्रेड्स यहाँ पे होते हैं। एडिपोज टिश्यूज आप जानते हैं, स्किन के अंदर कुछ फैटी एसिड्स फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो, और इंस्वेट्स, ठीक है, हल्के से ग्रो हेयर होते हैं। अब स्किन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड विजिबिलिटी, स्किन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। कैसे? क्योंकि वो पूरी बॉडी को कवर अप किया हुआ है। स्किन अगर नहीं हो तो हमारी बॉडी में, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जस्ट लाइक दैट स्किन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसने हमारी पूरी बॉडी को कवर करा था। दैट्स व्हाई स्किन इज द लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्किन जो है वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, अप टू 15% ऑफ द बॉडी वेट स्किन का वेट होता है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन अडल्ट स्किन इज अप्रोक्सीमेटली 12 to 20 स्क्वायर फीट। 12 से 20 स्क्वायर फीट का अडल्ट स्किन में टोटल सरफेस एरिया होता है। केमिकली स्किन इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर। 70% ऑफ वाटर से स्किन बनी है, 25% प्रोटीन और 22% लिपिड से। ये तीन चीजों ने मिलकर के हमें स्किन को डिजाइन किया है। स्किन इज अ सेंसरी ऑर्गन, क्योंकि वो सेंसेस करता है। उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर और पेन को फील कर पाते हैं। ठीक है, फील कर पाते हैं वो। कंपोनेंट्स ऑफ स्किन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स स्किन से कनेक्टेड होते हैं? एक तो है हेयर, नेल्स कनेक्टेड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड जिससे ऑयल आता है, स्वेट ग्लैंड से पसीना आता है, सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल रिलीज होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स एंड मसल्स, ये सभी चीजें स्किन के कंपोनेंट्स में आती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की हम बात करेंगे तो स्किन जो है उसकी दो लेयर्स होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। बीनीथ द डर्मिस लाइज द हाइपोडर्मिस। डर्मिस के नीचे एक हाइपोडर्मिस होती है जिसमें सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज होती है, यानी फैट जहां पे हल्का सा, आप लोगों ने कहीं 3D इमेजेस देखी होंगी, स्किन के नीचे हल्का सा जो पीली लेयर होती है वो वहां पे फैट होता है, जिससे कि हमारी बॉडी की बोन्स और मसल्स, कई बार फैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वो हमारी बॉडी को एक प्रिजर्व का काम करता है, यानी वो हमारी बॉडी को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेन फंक्शन स्किन का क्या है? प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, सेंसेशन और ओवरऑल प्रोटेक्टिंग और मेंटेनिंग द बॉडी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन जो होता है,
शील्ड्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज एंड पैथोजेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे करता है, ये हमारी बॉडी को एक्सटर्नल डैमेजेस अगर है कुछ भी हमारी बॉडी में तो ऐसे ही घुस जाएगा ना, स्किन नहीं होगी, स्किन के पोर्स नहीं होंगे तो सारी चीजें हमारे ब्लड वेसल्स को, स्किन को, फैटी लेयर्स को, सब चीजों का ऐसे इफेक्ट कर देंगे, पैथोजेंस वगैरह हो गए, तो इसलिए वो एक शील्ड का काम करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। रेगुलेशन मतलब वो हमारे बॉडी टेम्परेचर और वाटर बैलेंस में बैलेंस बना के रखता है, जो ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तीसरा है सेंसेशन, जो कि टच, अगर कोई हमें टच कर रहा है, प्रेशर आ रहा है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, या हमें ठंड लग रही नहीं लग रही, तो वो तो हमें स्किन से ही पता चलता है ना, तो स्किन का काम एक टेम्परेचर का भी है। और पेन, ये चारों पांचों चीजों में उसका सेंसेशंस होते हैं। ओवरऑल स्किन प्लेज एन वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग द बॉडी, ठीक है। यहाँ से हमारा स्किन एंड हो गया। नोज स्टार्ट करूं, स्किन समझ में आया सबको? यस मैम। कुछ नहीं है, वो तो सिंपल है और हम सबको ज्यादातर चीजें पता ही है स्किन के बारे में, सो दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे हम लोग नोज की बात करेंगे। नोज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, नोज इज द सेंस ऑफ स्मेल। तो ह्यूमन नोज एनाटॉमी ये है, ये हमारा फ्रंटल साइनस है, एथमोइड बोन, फ्रंटल बोन, ये हमारी सारी बोन्स है, ये सब हमारे साइनसेस हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा आता है यहाँ पे हाइड बोन, एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, ये बहुत कठिन नाम है ऐसे बोलने में, बट धीरे धीरे आदत हो जाती है। ईसोफेगस, ट्रेकिया, वोकल कॉर्ड्स, laryngopharynx, oropharynx, lingual tonsils, palatine tonsils, uvula, nasopharynx, auditory tube opening, nasal meatures, ठीक है, superior middle, pharyngeal tonsils, sphenoid sinuses, frontal sinus, ethmoid bone, frontal sinus, vestibule, hard palate, soft palate, tongue, mandibule, ये सब मतलब इससे पूरे घिरे हुए हैं, तो ये पूरा नोज की कवरिंग्स हैं, ठीक है। Our sense of smell is a complex process, depends on sensory organ, nerves and brain. अब ये complex process क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ सीधा सीधा पाथवे नहीं है, बल्कि ये जो है आर स्मेल जो है वो की सेंसरी ऑर्गन्स, उसके बाद फिर नर्व्स, उसके बाद फिर ब्रेन, तो ये तीनों चीजों को मिला करके ये अपनी एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल्फैक्टरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है नोज का वो वेरी सिंपल है, सिंपल सा दिखता है। पिरामिडल इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ से कॉर्नर से और यहाँ बाहर से ब्रॉड है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ पिरामिडल शेप्ड स्ट्रक्चर विद अ रूट लोकेटेड अपवर्ड एंड टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ये रूट है हमारी, रूट लोकेटेड अपवर्ड एंड द टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है टिप। फ्रंट सरफेस ऑफ द रूट इज कंटिन्यूअस विद द नोज ब्रिज, जो फ्रंट सरफेस है उसकी वो पूरी नोज ब्रिज ये हमारा है उससे, और ये हमारा पूरा नोज ब्रिज इससे कंटिन्यूअस होती है। एंड द एरिया बिटवीन द रूट एंड टिप इज कॉल्ड डॉर्सम ऑफ द नोज। ये जो हमारा एरिया बिटवीन द रूट एंड टिप, ये टिप है, ये रूट है, इसको हम डॉर्सम ऑफ द नोज बोलते हैं। At the tip of the nose are two nostrils, right nostril, left nostril, which serves as the entrance of the nasal cavity, जो कि nasal cavity की opening में जाकर के जाते हैं, ठीक है। Nostrils are separated by the nasal septum, nostrils जो है वो nasal septum से separated है, ये हमारा nasal septum है बीच में, दोनों nostrils के बीच में, bordered literally by the एले यानी विंग्स ऑफ द नोज, हल्के हल्के से बाल दिखाई देते हैं हमें नोज में, तो वो एला ऑफ द नोज होते हैं, जो कि उसके नेजल सेप्टम का ही एक बहुत अच्छा पार्ट है। एक्सटर्नल नोज की बात करें, वो बोनी और कार्टिलेजिनस कंपोनेंट से बनता है, तो ये जो सॉफ्ट होती है ना कि ऐसे मूव कर सकते हैं, बोन्स को थोड़े ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये कार्टिलेजिनस और बोनी पार्ट होता है। ये हमारी पूरी एक्सटर्नल नोज है, जो कि एक्सटर्नल कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज हम लोगों ने पढ़े थे, हल्के से सॉफ्ट बोनी टाइप होते हैं और उससे मिलकर के बना है। द बोनी पार्ट फॉर्म्स द रूट ऑफ द नोज, ये यहाँ पे पूरा हार्ड है इसलिए ये रूट ऑफ द नोज बोनी पार्ट मिलकर बनाता है। मेड ऑफ नेजल, मैक्सिला एंड फ्रंटल बोन्स, ये हमारी फ्रंटल बोन्स हैं पूरी, ठीक है। हमारा मैक्सिला आ रहा है पीछे साइड में, फिर ये हमारी आ रही है नेजल, तो ये पूरा एरिया हमारा कवर हो रहा है रूट ऑफ द नोज से। कार्टिलेजिनस पार्ट जो है वो लोअर पोर्शन में होता है, यहाँ से लेके नीचे तक ये जो जा रहा है ये पूरा कार्टिलेज है, ठीक है। एलर कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज, दो कार्टिलेजेस होते हैं। एलर कार्टिलेज जो है वो सबसे बड़ा कार्टिलेज है, जो कि टिप ऑफ द नोज के इसको फॉर्म करता है और नॉस्ट्रल को सपोर्ट करता है, ठीक है। सेप्टल कार्टिलेज, सेप्टल से समझ में आ रहा है डिवीजन, तो वो नेजल कैविटी को डिवाइड करता है दो में, कैविटी इन द मिडल एंड कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मिंग द डॉर्सम ऑफ द नोज। ये जो डॉर्सम ऑफ द नोज है ये उसने फॉर्म करा है, तो ये पूरा पार्ट सेप्टल, मतलब सेप्टल से समझ में आ रहा है डिवीजन, एलर कार्टिलेज टिप ऑफ द नोज का ये पूरा डिवाइड करता है, ठीक है।
Nostril allow air from the external environment to enter the nasal cavity. Nostrils ही बाहर की हवा या जो भी चीजें ऑक्सीजन वगैरह सभी चीजों के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो nasal cavity में एंटर करवाने में हेल्प करता है. As part of the respiratory system, internal nose जो होता है वो सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर होती है, फिल्टर्स एंड वार्म्स दी एयर, जो हवा को गर्म, आप लोगों ने भी देखा होगा हमें गरम गरम सा फील होता है, ठीक है, मॉइस्ट होती है हमारी नोज, ठीक है. ये अब फंक्शंस की बात करें तो इट्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग प्रोसेस बिगिंस एट द नोज, नाक से शुरू होती है ब्रीदिंग प्रोसेस, हम लोगों ने देखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो ब्रीदिंग प्रोसेस बिगिंस एट द नोज, क्योंकि यहीं से हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं. ऑक्सीजन एंटर करता है नॉस्ट्रल्स में, नेजल कैविटी तक जाता है इनहेलेशन के थ्रू, और सेम वे में ही फिर बाद में जब हम एक्सहेलेशन करेंगे, ठीक है. तो ये पूरा इनहेलेशन एक्सहेलेशन का पूरा प्रोसेस, ब्रीदिंग अप एंड डाउन जो होता है वो पूरा उसी में होता है. दूसरा है एयर पासेस थ्रू एन एरिया कॉल्ड एन कोएना. एयर पास होती है इस एरिया से जिसको हम कोएना बोलते हैं, एंटरिंग द नेजोफेरिंग्स, ठीक है. नेजोफेरिंग्स में एंटर करती है और लंग तक पहुंचती है लैरिंग्स के थ्रू, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के थ्रू, ठीक है. इन तीन चीजों के थ्रू वो लंग्स तक पहुंचेगी. फिर एयर को फिल्टर करने में कैसे काम करेगी नोज? द वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी, जो वॉल्स है नेजल कैविटी के, आर लाइंड विद, इसमें हल्के हल्के से हेयर्स हैं जिसको हम ब्रिसा या एला बोलते हैं, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं विच ड्रैप डस्ट, जो कि डस्ट पकड़ लेते हैं एंड हार्मफुल पार्टिकल्स को हटा देते हैं और इनहेल नहीं होने देते हैं, ठीक है. द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ नेजल हेयर्स हेल्प मूव ट्रैप्ड पार्टिकल्स टूवर्ड्स एंड थ्रोट फॉर स्वेलिंग और एक्सपेल थ्रू दी नोज, ठीक है. या तो वो ट्रेकिया में ले जाएंगे और तो हमें ठसका लग जाता है या हमें छींक आ जाती है, ठीक है, तो वो उनके मूवमेंट्स की वजह से होता है. छींक आना दैट मीन्स कि कोई डस्ट पार्टिकल अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. तो वो मॉइस्चराइजेज द एयर. अब एयर को कैसे मॉइस्चराइज करेगा, समझ में आ गए. दो फंक्शंस इसके, पहला है ब्रीदिंग में हेल्प करना, दूसरा है एयर को फिल्टर आउट करना, तीसरा है एयर को मॉइस्चराइज करना. नेजल हेयर जो होते हैं, म्यूकस ह्यूमिडिटी द एयर, नेजल हेयर्स और उसकी जो म्यूकस है वो क्या करेगी, एयर को थोड़ा सा गर्मपन देती है. हमें जैसा फील होता है कि गर्म, हमारे नोज से गर्म हवा आती है, ठीक है. हम यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के हम उसका टेम्परेचर फील कर सकते हैं. हेल्पिंग मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द एयर रीचिंग द लंग्स. जो जिस टेम्परेचर से हवा अंदर जा रही है उसका मॉइस्चर जो है, उन सब चीजों को वो प्रॉपर मेंटेन करती है कि वो अंदर किस लेवल पे जा रही है, किस टेम्परेचर पे जा रही है, ठीक है. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मॉइस्चर इज एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड बाय एब्जॉर्ब द नेजल पैसेज. एक्सहेल करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड वो मॉइस्चर को लेके ही बाहर आती है, ठीक है. एयर सर्कुलेशन इनसाइड द नेजल कैविटी, नेजल कॉन्के यानी टर्बिनेट्स विच आर स्पाइरल स्ट्रक्चर्स, अंदर जो है स्पाइरल स्ट्रक्चर्स में, कीप द एयर रोटेटिंग एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, वो उसको रोटेटिंग फॉर्म में अंदर लेके जाता है, अलाउइंग इट टू थ्रो मॉइस्चर एंड फिल्टर्ड, उसको नमी देता है और फिल्टर्ड आउट करता है. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नेजल कैविटी इंश्योर्स दैट द एयर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज क्लीन, ह्यूमिड एंड राइट टेम्परेचर. अगर नेजल कैविटी की प्रॉपरली फंक्शनिंग है तो बाहर की जो भी हवा आ रही है, कोई भी हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर जा रहा है तो वो साफ होगी. हमारे एलाज जो है, हमारे जो कंकाज हैं, ये सब उसको ह्यूमिड रखेंगे, गर्म रखेंगे, एक प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन करेंगे, तभी वो हमारे लंग्स में एंटर होगा. बाहर की चीज वैसी की वैसी अगर हमारी बॉडी में एंटर होगी तो वो एक तरह से पैथोजेंस का काम करेगी, ठीक है. समझ में आया नोज सबको? यस मैम. Yes, ma'am. ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन यहाँ पे सेंस नोज थोड़ा सा रह गया अभी. इनहेल्ड एयर एंटर्स द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम वेयर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट ऑडर मॉलिक्यूल्स. अब नोज के साथ ऑल्फैक्शन कैसे काम करेगा? ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी नर्व हमारी अगेन 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, उसमें एक ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व जो हमने पढ़ ली, दूसरी है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को ऑर्डर मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, कैसी स्मेल है, तो वो सब चीजें हमें उसी से पता लगती है, ऑल्फैक्टरी नर्व से, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से.
These receptors convert the chemical signals from order molecules into nerve impulses. ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल्स को रिसेप्टर जो है वो केमिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देते हैं और नर्व इम्पल्सेस में जाकर के बताते हैं कि ऑर्डर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, कि मतलब हमें पता चल जाएगा कि बैड स्मेल, गुड स्मेल, फ्रेग्रेंस स्मेल, जो भी चीजें वो नर्व इम्पल्सेस जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। मतलब नर्व इम्पल्सेस उसके पाथवे के थ्रू ही जाते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू ही ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाते हैं, in which then rely the signals to olfactory region of the brain, जो कि ब्रेन में जो olfactory region है जहां से olfactory nerve connected है वहां पे उसको सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, the brain decodes these signals so that the specific smell can be recognized and identified। जो मैंने आप लोगों को बताया, जब ब्रेन डिकोड करेगा उन सिग्नल्स को, समझेगा उन सिग्नल्स को, तभी हमें स्पेसिफिक स्मेल का पता चलेगा, हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। ठीक है, अब टेस्ट ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट टंग स्टार्ट करना है। तो ड्यूरिंग चीविंग, जब हम चबाते हैं, सर्टेन केमिकल्स आर रिलीज, कुछ केमिकल्स जो हैं वो फूड से रिलीज होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स को, टेस्ट बर्ड्स को, जो हमारे माउथ में होते हैं। वो जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो केमिकल है फूड में उससे। दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद टेस्ट बर्ड्स, वो टेस्ट बर्ड्स के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा, फिर बताएगा कि उस चीज का टेस्ट कैसा था। अचार है तो वो खट्टा था, मिर्च है तो वो तीखी थी। ठीक है, इन सब चीजों का वो टेस्ट तभी वो परसीव करते हैं, परसीव मतलब समझना। ठीक है, टंग, टंग इज द सेंस ऑफ टेस्ट। द टंग इज अ मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है लेकिन मूवेबल भी है, मूव कर सकती है हमारी टंग। लोकेटेड इनसाइड द माउथ एंड एक्सटेंड्स अप टू द अपर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। माउथ में होती है लेकिन एक्सटेंड्स ऑफ द अपर, ऊपर से कनेक्टेड होती है ओरल कैविटी में। Tongue muscles form groups that can be classified based on their location. टंग मसल्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि उनके लोकेशन की बेसिस पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि इट्स स्ट्रक्चर हेल्प्स इन कनेक्टिंग सेंसरी परसेप्शंस विथ वेरियस फंक्शंस, यानी इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग कनेक्शन सेंसरी परसेप्शन से कनेक्टेड होते हैं, तभी तो टंग से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। दैट्स व्हाट टंग बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प कर सकती है, बोलने में, चीविंग में, मिक्सिंग में, सिक्रीशंस में, सब चीजों में वो हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, अपर सरफेस ऑफ टंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कुछ पैपिलाज होते हैं ऊपर साइड में, आपने देखा होगा, जो कि वैरी करते हैं, उनकी लोकेशन जो है वो भी टेस्ट बर्ड्स के साथ एसोसिएटेड होती है। टंग जो है उसमें सराउंडेड कुछ मसल्स हैं जो कि उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, जो कि हमारे अपर ओरल कैविटी में होती है। टंग जो है वो राइट और लेफ्ट दो हाफ्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें हल्की सी मीडियन ग्रुप बीच में एक लाइन दिखती है, beneath which lies in a fibrous cord. Underside of the tongue is covered by a thin transparent mucous membrane through which the underlying blood vessels can be seen. आगे साइड में हमें पूरी मतलब ब्लड वेसल्स दिख जाती हैं, कई बार अगर हमारी टंग जब साफ होती है तब हमें क्लियरली दिखती हैं, तो वहां पे काफी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे कि वो काम कर सकती है। लिंगुअल फ्रेनुलम जो है आगे वाले पार्ट को टिप को बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, लार्ज मीडियन फोल्ड ऑफ म्यूकोसा दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द गम टू द अंडरसाइड ऑफ द tongue. The frenulum connects the tongue of the floor of the mouth and allows it to move freely. फ्रेनुलम जो पीछे हमारी जो टंग से कनेक्टेड है वो पूरा फ्रेनुलम आगे कनेक्टेड होता है, जो कि हमारे माउथ को इजीली मूव करवा सकता है हमारी टंग को। ठीक है, इसके बाद टंग की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो टंग का बेस देखें, रूट ऑफ द टंग। रूट ऑफ द टंग जो है वो पीछे पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग में होता है। इट इज लोकेटेड नियर द फ्लोर ऑफ द माउथ, पीछे जो हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ है वहां से स्टार्ट होता है, क्लोज टू द थ्रोट, थ्रोट से कनेक्टेड होके रिमेनिंग स्टेशनरी। द बेस ऑफ द टंग इज अटैच्ड टू द हायर्ड बोन, ये जो इसका बेस है ये नीचे पूरा हायर्ड बोन से कनेक्टेड है हमारा, जिसको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारे लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं अलोंग विद पोस्टीरियर लेटरल पेपिला। ठीक है, पेपिला, पोस्टीरियर लेटरल पेपिला यानी पीछे साइड में, लेकिन इस साइड के पेपिला से वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, टंग की बॉडी की बात करें तो रेस्ट ऑफ द टंग स्पेशली द इंटीरियर 2/3 इज हाईली मूवेबल। आगे वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा मूवेबल होता है, पीछे से तो वो कनेक्टेड है लेकिन आगे वाला पार्ट जो है उसका काफी ज्यादा मूवेबल होता है, जो कि बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बॉडी ऑफ द टंग फॉर्म्स द मेजर मास ऑफ द ऑर्गन,
जो टंग की बॉडी है वो टंग में सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, जो कि टिप से लेकर के रूट तक जाता है। Dorsal surface has specialized structures called papilla which give the tongue a rough texture, ठीक है, जो कि हमारे टंग को एक रफ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। These papilla contain taste buds, उस पेपिला में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, which plays a crucial role in taste perception, ठीक है, जो कि हमारी टेस्ट मतलब हमें कैसा टेस्ट है, कैसा हमने क्या खाया, उसका क्या टेस्ट होगा, उन सब चीजों में परसेप्शन में हेल्प करता है। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ द टंग। फंक्शंस ऑफ द टंग में टेस्ट परसेप्शन में टंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट सेंसेशन। सेम चीज हम लोग रिपीटेडली पढ़ रहे हैं कि टंग ही हमारे टेस्ट सेंसेशन के लिए हेल्पफुल होती है। टेस्ट बर्ड जो है, जो कि पेपिला के साथ में हो, तो वही हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, जैसे कि स्वीट है, सॉल्टी, सोर, बिटर, उमामी, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब बताती है। टेस्ट सिग्नल जो होते हैं वो ब्रेन तक ट्रांसमिट होते हैं, तभी जाके हम डिफरेंट फ्लेवर्स को डिफरेंट उनको परसीव कर पाते हैं या डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सॉल्ट का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, दही का टेस्ट, सोर का टेस्ट, पंजेंट स्मेल, बिटर, कड़वा, करेले का टेस्ट कैसा होता है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टंग के फंक्शंस में एक तो वो स्पीच यानी लैंग्वेज में आता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो टंग जो है इट प्लेज इन क्रूशियल रोल इन स्पीकिंग। जबान नहीं होती है या इंटैक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है, तो हम नहीं बोल पाते, क्योंकि टंग के मूवमेंट के बिना हमारा स्पीकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रिसाइज मूवमेंट पोजिशनिंग ऑफ द टंग कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीच साउंड्स। यानी इसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं, टंग की पोजिशनिंग ऐसी होती है जो कि डिफरेंट जो भी स्पीच साउंड्स आएंगे वाइब्रेशंस के थ्रू, उसको कंट्रीब्यूट करके एक साउंड प्रोवाइड करती है जो हम बोल पाते हैं, ठीक है। इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद अदर ओरल स्ट्रक्चर्स टू प्रोड्यूस वेरियस साउंड्स एंड इंश्योर क्लियर वर्बल कम्युनिकेशन। अब अदर ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा गाल जो है वहां से रिजोनेंस आएगा, हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स है, हमारे टीथ है वहां से रिजोनेंस आएगा। तो इन सब ऑरल स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ही टंग उसको साउंड में प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, वेरियस साउंड्स पे प्रोड्यूस कर सकती है। चीविंग के लिए प्राइमरी फंक्शन है जो कि खाने चबाने में हेल्प करती है। टंग हेल्प्स मूव फूड अराउंड द माउथ, मिक्सिंग इट विद सलाइवा, ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस और फॉर इजियर डाइजेशन, जो हम ऑलरेडी डाइजेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिग्लूटिनेशन, निगलने के लिए टंग हेल्प्स पुश च्यूड फूड फॉरवर्ड, ठीक है, टंग उसको आगे बढ़ाती है, इनिशिएटिंग द सॉलोइंग प्रोसेस यानी अंदर एनगल्फ करने में, एंड गाइडिंग फूड इनटू द ईसोफेगस, और उसके बाद वो ईसोफेगस तक पहुंचाती है। स्वैलोइंग इज फैसिलिटेटेड बाय द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ टंग मसल्स। स्वेलिंग कैसे होती है, टंग के कुछ मसल्स होते हैं पीछे साइड में, सबके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है। हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन है, कोई भी सेंसरी ऑर्गन्स है, रिसेप्टर्स है, नर्व फंक्शन है, न्यूरॉन्स है, ब्रेन्स है, सभी चीजें आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो प्रोसेस इतना स्मूथली हो पा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से उसके जो टंग के जो मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ जाकर के स्वेलोइंग करवाते हैं, यानी निगल पाते हैं हम खाना। सिक्रीशन की बात करें, द टंग कंट्रीब्यूट्स टू द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड सीरस फ्लूइड्स व्हिच हेल्प कीप द माउथ मॉइस्ट, ठीक है। टंग जो है उसमें क्या होते हैं, कुछ म्यूकस और सीरस फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारे माउथ को मॉइस्ट रखते हैं, गीला रखते हैं, ऐसे कभी ड्राई नहीं होता वो। सलाइवा प्लेज एन क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग ओरल हेल्थ। सलाइवा अगर नहीं होगा तो हमारे माउथ की ओरल हेल्थ अच्छी नहीं रह पाएगी और डाइजेशन में भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। Secreting mucus and serous fluid, the tongue ensures the mouth remains moist and helps in digestion of food. Same line. अब आता है यूरिनरी सिस्टम। किसी को कोई डाउट है सेंसरी ऑर्गन्स में या सेंसरी सिस्टम में, कोई भी पूछ सकता है, उसके बाद ही मैं यूरिनरी स्टार्ट करूंगी। नो मैम। तो फिर हम यूरिनरी स्टार्ट करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए,
स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। यूरिनरी सिस्टम, मूव नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें काफी सारी चीजें, जो हमारा फिल्ट्रेशन है, हमारे किडनीज, इंफीरियर कैवाना कवा, डिसेंडिंग एड्रिनल ग्लैंड्स, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, जिससे हमारा पूरा यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस होता है, सिक्रीशंस का, एक्सक्रीशन का जो पूरा प्रोसेस है, तो वो यूरिनरी सिस्टम में आएगा। ठीक है, यूरेथ्रा तक। यहां से हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। इंट्रोडक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम का? यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द रीनल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम बोलते हैं, जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो किडनीज करती हैं, जिनको हम रीनल्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल ऑफ फिल्टरिंग ब्लड टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। इसका मेन ऑर्गन, ये जो दोनों ही ऑर्गन्स है हमारे, दोनों किडनी है, राइट और लेफ्ट किडनी, सॉरी एक ऑर्गन, दोनों साइड के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड को फिल्टर करने में। उससे जो भी एक्सेस वाटर है या जो भी अदर सब्सटेंसेस है, उससे वो उसको फिल्टर आउट करते हैं, ब्लड को। ठीक है, किडनीज का काम है ब्लड फिल्टर आउट करना। किडनीज फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। अब उसमें जो भी वेस्ट आया है, जो एक्सेसिव सब्सटेंसेस निकले हैं जो हार्मफुल है, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, एक्सेस अगर उसमें वाटर है या कुछ भी है तो उसको निकाल के उसको वो यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो उसको वो बाहर एक्सक्रीट होगा। ठीक है, दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यूरिन इज ए लिक्विड दैट कलेक्ट्स इन द ब्लैडर। एक लिक्विड फॉर्म है वाटरी, जो कि ब्लैडर में कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, एक्सपेल्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हेल्प्स द बॉडी एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट। यूरिनरी सिस्टम से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बोले तो जो भी प्रोसेसेस हुई हैं हमारी, उन सब के जो भी एंड प्रोडक्ट्स बच रहे हैं वो सब बाहर निकलने में हेल्प मिलती है हमें। जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी एक्सेस आयंस हैं, जो भी इंटरनल केमिकल जो भी बच रहे हैं पूरी प्रोसेसेस होने के बाद, तो वो यूरिन के थ्रू वेस्ट आउट होता है। इसलिए अगर हमें कभी भी रीनल फंक्शंस को टेस्ट करना है या ऐसा कुछ टेस्ट करना है, तो यूजुअली हम को ब्लड के साथ साथ यूरिन फंक्शंस पे भी फोकस करना होता है, क्योंकि यूरिन में क्या क्या चीजें निकल रही हैं, क्या क्या चीजें एक्सक्रीट आउट हो रही हैं, नाइट्रोजन ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा है, क्रिएटिनिन ज्यादा है, क्या क्या चीजें ज्यादा है वो हमें तभी पता चलेगा। ठीक है, जब हमें यूरिन से पता चलेगा। तो एक्सक्रीट आउट जिस जिस लेवल पे चीजें हो रही हैं वो अल्टीमेटली हमें यूरिन टेस्ट से पता चलता है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, चार चीजें यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। दोनों किडनीज, राइट लेफ्ट, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेटर के थ्रू यूरिन पास आउट होती है, ब्लैडर में जाके स्टोर होती है, फिर जब प्रेशर बढ़ता है तो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम जो है वो इन कोऑर्डिनेशन विद अदर बॉडी सिस्टम के साथ काम करता है होम्योस्टेसिस बनाने के लिए। फिल्टरिंग, बाय फिल्टरिंग blood and excreting waste, the urinary system helps maintain blood composition and fluid balance। यानी ब्लड को फिल्टर आउट करता है, वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। यूरिनरी सिस्टम हमारे ब्लड कॉम्पोजिशन और फ्लूइड बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, मेन फंक्शंस अगर हम देखेंगे तो मेन फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रीनल सिस्टम इज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी में उसको बाहर निकालना, एंड ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को रेगुलेट करना। ठीक है, दो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्लस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इन्वॉल्व वो करना, जिससे हमारे ब्लड का पीएच बना रहा है। तो फिल्टर करके ब्लड का पीएच बना रहेगा। ठीक है, मेन क्या क्या फंक्शन हम लोग देख सकते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट,
जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और ड्रग्स, जो भी हमारी बॉडी में जिस भी तरह की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हुई हैं, उनका जो एंड प्रोडक्ट है यूरिया, यूरिक एसिड, किसी भी तरह के ड्रग्स, तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनको बाहर निकालना ब्लड से फिल्टर आउट करके। रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम में को कंट्रोल करेगा, यानी ब्लड किस लेवल पे फ्लो होगा, कितने अमाउंट में फ्लो होगा, तो ये सब भी हमारा कौन, यूरिनरी सिस्टम ही डिसाइड करता है। ब्लड वाटर कंटेंट, अब ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस, मतलब किडनी जो है वो ग्रेजुअली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एडजस्ट कर देती हैं अपनी प्यास के साथ। यानी कई बार ऐसा होता है ना, हमें प्यास लग रही है, हम पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, उतना ही हम एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। तो एक्सक्रीट आउट क्यों होता है जब हम वाटर इनटेक ज्यादा करते हैं? एनीवन, वाटर इनटेक अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे तो हमारी यूरिनरी क्यों बढ़ जाएगा, हमारा उसका फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ जाएगी यूरिन की? कोई बताएगा? मैम दोबारा बोलिए तो। पानी ज्यादा पीने की वजह से यूरिन की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमें तो प्यास लग रही है, तो फिर हमें बार बार वॉशरूम क्यों जाना पड़ता है पानी ज्यादा पीने के बाद? मैम जितना चाहिए उतना स्टोर होके बाकी निकल जाता है, मतलब ज्यादा पीने से भी जितना बॉडी को जरूरत होगा उतना ही वो। एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता उसका प्रॉपरली, क्योंकि किडनी उसको बता देती है कि हमारी बॉडी में नीड इतनी है। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम, मैं वही एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस के लिए प्रॉपर पीएच मेंटेन करना होता है हमें ब्लड का, वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ काम करता है, जैसे कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन के थ्रू और इन सब फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग ब्लड पीएच को भी मेंटेन कर पाए। हार्मोन रिलीज के लिए आरबीसीज जो होते हैं उनके प्रोडक्शन करवाता है, तो वहां पे इसलिए हार्मोन रिलीज में हेल्प मिलती है। फ्लूइड बैलेंस में देखा जाए तो मेंटेन्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन बाय कंट्रोलिंग इस कॉन्सेंट्रेशन, प्रॉपर अमाउंट में यूरिन में हमारा कितना वाटर होना चाहिए, उसका कंस्टिट्यूट कितना होना चाहिए, इन सब चीजों को भी यूरिनरी सिस्टम ही डिसाइड करता है। अब किडनीज की बात करें तो एनाटॉमी ऑफ किडनी, तो ये हमारी किडनी है। cortical blood vessels, anterior inferior, renal arteries, renal veins, renal pelvis, cortex, ureter, minor calyx, medullary pyramid, ये सब आप लोग धीरे धीरे याद कर लेना नाम, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेन तो है उसका स्ट्रक्चर पता होना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। किडनीज आर पेयर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन्स, किडनीज जो होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं। बीन मतलब राजमा, देखा होगा आप लोगों ने राजमा बीन्स वगैरह, उस शेप का होता है। पेयर्ड मतलब दो होते हैं। आर रेडिश इन कलर, रेड कलर में हल्के से राजमा कलर के होते हैं। एंड लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, पीछे साइड में हमारे एब्डोमेन के प्रेजेंट होते हैं। ईच किडनी इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर ही लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर थिक, मोटी, ठीक है। Each weight, the weight of each kidney is approximately 125 to 170 grams in males, 125 से 175 ग्राम मेल्स में होता है और 115 से 155 ग्राम तक फीमेल्स में होता है एक किडनी का वेट, ठीक है। लेफ्ट किडनी जो होती है वो T12 से T3 वर्टिब्रास, जो हमारे 4 वर्टिब्रास है ना, कौन कौन से हैं, कोई मुझे बताएगा कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे वर्टिब्रास, कौन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रास किसी को पता है? कुछ भी है नहीं आइडिया? पढ़ा है वैसे हम लोगों ने स्टिल। मैम वो T12, L1, L2, L3 ऐसे कुछ है। मैं क्लासिफिकेशन पूछ रही हूँ, वो तो अलग है, वो तो नंबर्स है, मैं क्लासिफिकेशन पूछ रही हूँ।
किन किन लेवल्स पे होते हैं? जो आप बता रहे हो ना उन्हीं का पूछ रही हूँ मैं। सर्वाइकल, थोरेसिक पूरा चेस्ट कवर करता है, फिर लंबार जो लोअर बैक में होता है, उसके बाद फिर नीचे, ठीक है, ये हमारा पूरा होता है। एक ही है हमारा कॉकलिया वाला वो, दैट्स इट। बाकी 3 हमारे मेजर वर्टिब्रास हैं। कहाँ थे हम? हाँ, लेफ्ट किडनी जो होती है वो T12 थोरेसिक 12 से थोरेसिक 13 वर्टिब्रास तक होती है, और राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाय द लिवर। लिवर की वजह से थोड़ा सा वो डिस्प्लेस्ड होती है, नीचे साइड में थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि लिवर आ रहा है, बहुत बड़ा पार्ट है इसलिए राइट किडनी। अपर पोर्शन राइट किडनी का जो है वो पार्शियली 11 से और 12 रिब्स तक कवर अप होता है, ठीक है, उससे कवर अप होता है। T12 T13 से लेफ्ट किडनी, 11 और 12 से पार्शियली प्रोटेक्टेड होती है राइट किडनी। Adrenal glands are located just above each kidney in a separate anatomical region. Adrenal gland जो उसके ऊपर होती हैं उनके खुद अपने ही separate anatomical regions हैं. Kidneys are covered by fibrous capsule made up of connective tissues. Connective tissues के मिलकर बने हैं तो वो fibrous होते हैं ऊपर के फॉर्म में, चिपके से. On the surface of each kidney 2 layers of fats होती हैं. हर किडनी के ऊपर जो है वो 2 layers of fats होती हैं जो कि उसको cushioning यानी softening प्रोवाइड करती है. Each kidney has an hilum and indentation through which a renal artery enters. ठीक है, हर एक किडनी जो होती है उसमें हाइलम होता है, रीनल आर्टरीज वहां से करती हैं, रीनल वेन और यूरेटर एग्जिट होता है, यानी यूरेटर से कनेक्ट होने के लिए ब्लड यूरिन वहां पे पहुंचाने के लिए वो एग्जिट होता है. किडनीज जो होती हैं आर लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट एट द बेक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, वेस्ट के जस्ट पीछे, यानी हमारा लोअर बैक से जस्ट ऊपर साइड में. दे आर रेट्रोपेरिटोनियल. रेट्रोपेरिटोनियल मतलब बाहरी तरफ, मीनिंग दे आर पोजीशन बिहाइंड द पेरिटोनियम. यानी हमारे सारे ही ऑर्गन्स जो है एब्डोमिनल कैविटी में सारे के सारे एक लेयर से कनेक्टेड है जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, लेकिन किडनीज उसके पीछे होती हैं तो इसलिए उनको रेट्रोपेरिटोनियल बोला जाता है. सारे हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पेरिटोनियम से कवर्ड है, किडनी उसके पीछे है. Kidneys have 3 major regions: renal cortex, renal medulla, renal pelvis. आउटर ग्रेनुलर 3 होते हैं, समझ में आ गया? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस. आउटर ग्रेनुलर लेयर जो है वो रीनल कॉर्टेक्स होता है, जो कॉर्टेक्स नीचे की तरफ जाता है और रीनल पिरामिड्स बनाता है. पिरामिड्स मतलब नीचे की तरफ शेप बनाना. फ्रॉम द रीनल पेल्विस यूरिन एंटर्स द यूरेटर. रीनल पेल्विस से ही यूरिन यूरेटर में एंटर होती है जो कि ब्लैडर में स्टोर होता है. ठीक है. The central region of each kidney has a deep fissure. Central region of each kidney has a deep fissure मतलब ये deep fissures हैं उसके maximum. जिसको हम रीनल हाइलम बोलते हैं, हाइलम से कनेक्टेड होती हैं. दीज एक्सेस एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. हाइलम को ही हम एग्जिट और एंट्री पॉइंट की तरह काम करवाते हैं, जिसमें ब्लड वेजल्स, यूरेटर्स, लीव द किडनी, ये सारी चीजें होती हैं. मतलब ब्लड वेजल्स वहां से आती भी हैं और यूरेटर की वहां पे एंटर भी होता है जो कि किडनी से कनेक्टेड होते हैं, जो कि यूरिन को लेकर जाते हैं, ब्लड को लेकर आती हैं, यूरिन को लेकर के जाते हैं. यूरेटर इज कनेक्टेड टू द रीनल पेल्विस एंड इज सेंट्रल कंड्यूट ऑफ यूरिन फ्लो. ब्लड सप्लाई की बात करें तो किडनी आर्टरीज आर वेरिएबल. ईच किडनी में रिसीव ब्लड फ्रॉम 1 और मोर रीनल आर्टरीज. एक या एक से ज्यादा रीनल आर्टरीज भी किडनी को सपोर्ट करती हैं. ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अओर्टा, जो अओर्टा है उसकी पोजीशन ऐसे नीचे की तरफ होती है. ठीक है, तो इंफीरियर वेना कवा किडनीज रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी यूजुअली अओर्टा से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मतलब वहीं से निकलते हैं. ठीक है. राइट रीनल आर्टरी जो है वो इंफीरियर गेना कवा के थ्रू पास होती है, पीछे साइड में पास होती है. रीनल आर्टरी कैरीज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल ब्लड टू द किडनी. रीनल आर्टरी जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में किडनी को टोटल ब्लड फ्लो लेकर के जाती है. ठीक है. अप टू 1/3 ऑफ कार्डियक आउटपुट में पास थ्रू द रीनल आर्टरीज अलाउिंग फिल्ट्रेशन टू अकर एफिशिएंटली. यानी एक कार्डियक आउटपुट में भी इनका पार्ट तो रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बैड ब्लड मतलब जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहां पे भी जाना है, यहाँ पे भी आना. यहाँ से वो किडनी फॉर्म में कनेक्ट होता है और अओर्टा से वहां से सीधे ब्लड वेसल्स यहाँ पे ब्लड लेकर आते हैं. ठीक है, तभी जाके फिर वो यूरिन फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है.
Renal veins are responsible for draining filtered blood from the kidneys. They connect to the inferior vena cava. ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया अभी. फंक्शंस की बात करते हैं किडनीज की. तो फंक्शंस क्या क्या है? रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा आयोनिक कंपोजिशन. अब आप लोगों को ये सब चीजें याद करना पड़ेंगी क्योंकि ये हमें ये मतलब समझना ही पड़ता है कि किडनी जो होता है उनमें क्या होता है, हमारी बॉडी में काफी सारे आयंस हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट. तो ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड में होते हैं. ये सारे आयंस ब्लड में, किडनी से जब ये सब फिल्टर आउट होंगे फिर उसके बाद फिर यूरिन बाय कंट्रोलिंग हाउ मच ऑफ ईच इज एक्सक्यूटेड इन द यूरिन. फिर जब इन सब का काम हो गया तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सा कितने अमाउंट में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा. इसलिए यूरिन फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट्स अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड इन सब चीजों का लेवल्स भी लिखे रहते हैं कि आपकी यूरिन में कितना कैल्शियम था, कितना पोटेशियम था, कितना सोडियम था, कितना बाइकार्बोनेट था. तो ये हमें पता होगा. जब किडनी से ये सब चीजें इनकी कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट होंगे तभी वो एक्सक्रीट आउट होते हैं. ठीक है. Regulation of osmolarity. The kidneys maintain plasma osmolarity by controlling the amount of ions and water excreted. ठीक है. जो किडनीज होती हैं उसमें वो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ आयंस को और वाटर जो भी एक्सक्रीट आउट होगा उसको. दे डायरेक्टली रेगुलेट द बॉडीज फ्लूइड एंड सॉल्यूट बैलेंस. ठीक है. उसका बॉडीज का फ्लूइड कितना है, बैलेंस कितना हो रहा है, वो ऑस्मोटिक कंडीशंस मतलब टोटल ओवरऑल हमारी बॉडी से कितना अमाउंट ऑफ आयंस का लॉस होगा, वाटर कितना एक्सक्रीट आउट होगा, वो सब चीजें ऑस्मोलैरिटी में डिसाइड होती है. प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की अगर हम बात करें, किडनीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर. ठीक है. इसीलिए ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के किडनीज को अफेक्ट बहुत ज्यादा करेगा क्योंकि किडनीज से ही सीधा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है. ठीक है. क्योंकि वहां से प्लाज्मा वॉल्यूम डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है. प्लाज्मा वॉल्यूम मतलब बोले तो कि ब्लड का जो भी प्रेशर है, जो भी फिल्टर आउट हो रहा है, जो भी उसमें आयन से सोडियम पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रेशर है ना. तो उनके जो आयंस हैं वो कितने कंट्रोल्ड आउट हो रहे हैं, तो ये सब चीजें किडनी से ही होंगी. तो इसलिए किडनी का ब्लड प्रेशर से सीधा सीधा कनेक्शन होता है. ठीक है. बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड और रिटेन, कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट होगा, कितना रुकेगा, ये सब किडनी ही डिसाइड करती है. ठीक है. ताकि ब्लड प्रेशर स्टेबल रहे. रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. किडनीज जो है वो लंग्स के साथ मिलकर के काम करके एसिड बेस बैलेंस बनाती हैं, यानी जो भी एक्सक्रीट आउट होगा एयर के थ्रू, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू, तभी हमारा एसिड बेस बैलेंस रहेगा. देयर मेन फंक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट जिसको एक्सक्रीट करना, रीएब्सॉर्ब करना, रेगुलेट करना. ठीक है. बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयंस. ये सब आप लोग को अभी इतना क्लियरली नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट रिवीजन में ही आप लोगों को समझ में आएगा. रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स कितना रिमूव करना. तो किडनी का जो मेन काम है एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द प्लाज्मा, वो करना. प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, उन सब चीजों को एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकालना यूरिन के थ्रू, लिवर के थ्रू. किडनी जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड भी यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं. ठीक है. तो ये सब बताया है कि किडनी, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड ये सब कहाँ से बनते हैं. तो ये आप लोग एक बार थोड़ा देखना, नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगी. फिर हार्मोन सिक्रीशन. अब हार्मोन सिक्रीशन, द किडनी ऑल्सो असिस्ट द एंडोक्राइन सिस्टम. किडनीज जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से भी कनेक्टेड है क्योंकि उस पर एड्रिनल ग्लैंड कनेक्टेड है. एंडोक्राइन एंड एड्रिनल ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. तो इसलिए सीक्रेटिंग हार्मोन्स के लिए दे रिलीज रेनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. अदर हार्मोन्स जो कि किडनी फंक्शंस को होते हैं वो होते हैं एरिथ्रोपाइटिन जो कि आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. ठीक है. तो इस तरह के फंक्शंस के लिए किडनी इज रिस्पॉन्सिबल. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. नेक्स्ट नेफ्रॉन है जिससे किडनी बनी हुई है. नेफ्रॉन्स बहुत सारे किडनीज में हैं, तो वो मैं चाहूंगी कि हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करें क्योंकि काफी स्मॉल यूनिट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है. नेफ्रॉन्स की फंक्शनिंग किडनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो मैम रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस. अच्छा देख सकते. हाँ, किडनीज जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि उनके पास ब्लड आया, अब वो डिवाइड करेंगे कि उसमें कौन कौन से आयंस हैं
उनको छांटना है, कौन कौन सी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, कौन कौन से बाहर निकालना है, वाटर कितना हमारी बॉडी के लिए नीडफुल है, वाटर कितना हमें एक्सक्रीट आउट करना है। तो ये इसको मेंटेन करने के काम को हम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं, यानी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, आयंस का अमाउंट और वाटर का अमाउंट कितना रहेगा, कितना एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दे डायरेक्टली रेगुलेट द बॉडीज फ्लूइड एंड सॉल्यूट बैलेंस। ये कितना हमारा बॉडी में कितना फ्लूइड है, कितना सॉल्यूट मतलब कितना आयंस को वो मिक्सअप करके रखेगा, ये सब चीजें ऑस्मोटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। समझ में आया आपको? बैलेंस बनाने में पर्टिकुलरली बैलेंस जो होता है ना हमारी बॉडी का, वो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से मेंटेन होता है। जी मैम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी वही मैंने आपको बताया, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है जब हमारे जो आयंस हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट जो हमने ऊपर पढ़े थे, ठीक है, वो हमारे आयंस जब ब्लड में हैं, वो कितने हमारे उसमें रहेंगे, कितने एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, वाटर हमारे साथ कितना रहेगा, क्योंकि काम तो एटलीस्ट वाटर और आयंस को मिलकर के करना है, तो वो दोनों एक दूसरे के सॉल्यूबल बनाने के लिए कितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 ग्लास पानी में 1 चुटकी नमक डालेंगे, ठीक है, तो उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है, लेकिन नमक में क्या है, सोडियम पोटेशियम दोनों है, तो वो दोनों आयंस उसके साथ मिलेंगे तो उनकी अमाउंट कम है ना, तो वो ऑस्मोलैरिटी उनकी कम हो जाएगी, तो पानी में वो पता ही नहीं चलेगा। तो हमको उनमें 1 गिलास पानी में अगर हम आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे तब जाके उसमें बैलेंस आएगा। तो दिस इज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मतलब बैलेंस, कोई भी सॉल्यूबल अगर बनना है तो उसमें बैलेंस होना। आया समझ में? जी मैम। तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज पर्टिकुलरली अ बैलेंस। जैसे चाय है, चाय में हमें चाय पत्ती कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी शक्कर ज्यादा हो जाएगी, पानी और दूध हमने कम डाला है, तो कभी हमने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया तो उसमें भी बैलेंस नहीं बना, वो सॉल्यूबल नहीं हुआ। कभी हमने दूध बहुत ज्यादा डाल दिया, पानी बिल्कुल नहीं डाले और शक्कर बहुत ज्यादा डाल दी, तो वो उसमें सॉल्यूबल होगी ही नहीं, तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बन रहा ना किसी भी चीज का, तो जी वो मैम। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कहलाता है। ठीक है, किसी और को कोई डाउट? चलिए, फिर नहीं है किसी को कोई डाउट तो नेक्स्ट सैटरडे विल मीट। हम लोग किडनीज के थोड़े से जो ऑस्मोलैरिटी वगैरह जो हार्ड वर्ड्स है उन लोगों को आप थोड़ा सा रिवाइज करना,